नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको अंतिम दौर एक का पेज नंबर 95, जिसमें हम सन 1857 की महान क्रांति और जातीयतावाद की चर्चा करेंगे। साथ ही हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलनों पर भी चर्चा की जाएगी। वीडियो ये एक लंबी होगी क्योंकि टॉपिक बड़ा है और नेहरू जी ने जिस ढंग से इसकी व्याख्या की है उसमें हमें समय देना पड़ेगा। यदि आप धैर्य के साथ इसे सुनेंगे तो आपको इसकी रूपरेखा अवश्य समझ में आएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत बंगाल ने उससे समझौता कर लिया। कहने का मतलब है कि अगर हम प्लासी का युद्ध या बक्सर के युद्ध से शुरुआत माने बंगाल में अंग्रेजी शासन की, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1857 में फिर स्वाधीनता संग्राम जो ये होता है महान क्रांति, तो लगभग एक सदी का समय बंगाल में बीत गया और उन्होंने ये मान लिया कि अंग्रेज़ यहाँ हुकूमत लंबी अवधि के लिए करेंगे। अकाल से नष्ट हुए किसान नया आर्थिक बोझों तले पिस रहे थे। नया बुद्धिजीवी जो वर्ग था, जो अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेज़ों के प्रभाव में जो शिक्षा ग्रहण कर रहा था, पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे ही प्रगति हो सकती है। यानी जो भी प्रगति उस समाज में होगी, बदलाव होगा, अंग्रेज़ों की दया पर उनके ही द्वारा संभव है और उनके विरोध से हम प्रगति नहीं कर सकेंगे। लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिमी भारत की भी थी, जिसमें विशेषकर मद्रास और मुंबई जैसे बड़े महानगर थे। लेकिन उत्तरी सूबों यानी उत्तर भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। वो झुकाव या समझौते की प्रवृत्ति नहीं रखते थे और विशेष रूप से सामंत सरदारों, उनके अनुयायियों और में विद्रोह की चेतना बढ़ रही थी। वो अंग्रेज़ी हुकूमत से बगावत करना चाहते थे। हम ये कह सकते हैं कि जो मुग़ल सत्ता थी, मुग़ल शासन था, वो कभी नहीं चाहता था कि वो अंग्रेज़ों के अधीन रहे, क्योंकि उन्होंने एक लंबे अरसे से इस देश के ऊपर शासन किया था और वो ये ऐसा सोचते थे कि हिंदू समाज पर, बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर उनका शासन होना चाहिए, वो शासक हैं। इसलिए यहाँ असंतोष और ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फली फूली। मई सन 1857 में मेरठ में भारतीय सेना ने बगावत करी। विद्रोह की योजना बहुत ही गुप्त रूप में तैयार की गई थी, लेकिन नियत समय से पहले विस्फोट हो गया और जिससे ये योजना बिगड़ गई, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान बड़ी तेज़ी से नहीं हो सकता था और अचानक से ये विद्रोह हो जाने से जो तैयारी आधी अधूरी थी उससे समस्याएं उत्पन्न हुई। सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था ये। इसकी बड़ी तेज़ी से इसका बड़ा प्रसार हुआ। इसने एक जन आंदोलन का और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया 1857 के विद्रोह ने, जिसमें दिल्ली और संयुक्त प्रांत, जिसे आजकल उत्तर प्रदेश कहा जाता है, मध्य भारत के कुछ भागों में, बिहार के कुछ हिस्सों में ये एक विस्फोट था, यानी ये क्रांति का उद्भव हुआ। यह सामंतीय विस्फोट था, यानी इसका नेतृत्व राजा, रजवाड़े, सरदार और उनके अनुयायी कर रहे थे। सामान्य प्रजा बहुत अधिक इसमें शामिल नहीं थी, या यूं कहें कि वो इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। व्यापक रूप से फैली विदेशी विरोधी भावना ने इसमें बल दिया। इसके लिए मुग़ल राजवंश के अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया था। यानी दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र जो द्वितीय हैं वो सत्तासीन थे, लेकिन वास्तविक शक्ति अब उनके हाथों में भी नहीं रह गई थी और जो मुग़ल राज्य क्षेत्र का वास्तविक जो फैलाव था, अब वो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों तक ही सीमित रह गया था। दिल्ली के राजमहल में बैठा एक दुर्बल, बूढ़ा और अशक्त शासक था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह की में पूरी तरह से हिस्सा लिया। तो मेरठ से निकली भारतीय सेना के सैनिकों ने और अन्य लोगों ने बहादुर शाह जफ़र को इस कार्य के लिए प्रेरित किया और उन्हें हिंदुस्तान का बादशाह पुनः घोषित किया और उनके नेतृत्व में ये बगावत की गई और ये लड़ाई लड़ी गई। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला और अंततः अंग्रेज़ों ने इसका दमन भारतीय सहायता से, यानी भारतीय अन्य राज्यों, ज़मींदारों या अन्य लोगों के सहयोग से बड़ी ही बुरी तरह से किया। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वे अयोग्य और असंगठित थे, उनमें एकता का अभाव था। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रवाद के जो भाव है या राष्ट्र प्रेम का जो भाव है
वो आकार नहीं ले सका था। सभी एक दूसरे के प्रति अविश्वास और रखते थे। उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श या कोई सार्वजनिक हित उस समय नहीं था। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता अवश्य उभर करके आए और इनमें सबसे तेजस्वी तात्या टोपे थे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेज़ों को परेशान किया। लेकिन जब नर्मदा नदी को पार करते हुए वो मराठा क्षेत्र में यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में इस आशा के साथ उन्होंने प्रवेश किया कि वहाँ उन्हें अवश्य सहायता मिलेगी और उनके नेतृत्व में विद्रोह का एक नया रूप मिलेगा, लेकिन वहाँ उनके साथ धोखा हुआ और पकड़े गए और जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने बाद में फांसी की सज़ा दे दी। इस कड़ी में एक और विशिष्ट नाम है जिसे आज भी हम श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं, वह है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, जो 20 वर्ष की अल्पायु में ही अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हुए लड़ते हुए मारी गई। जिस अंग्रेज़ जनरल ने उसका मुकाबला किया था, उसी के ने उनके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में एक सर्वोत्तम और सबसे बहादुर नेता थी। यानी उन्होंने इस कम उम्र में भी बड़ी ही सफलता के साथ योजना बनाई और युद्ध किया, लेकिन उन्हें अपने आसपास के क्षेत्रों से बहुत अधिक सहयोग ना मिल सका। विशेषकर ग्वालियर का जो सिंधिया घराना है, वहाँ से उन्हें एक तरह से धोखा ही प्राप्त हुआ और वो उससे आगे फिर कानपुर की ओर बढ़ी और उनका उद्देश्य था कि कानपुर पहुंच करके जो मराठा के निर्वासित सरदार थे नाना साहब, उनसे उन्हें अवश्य मदद मिलेगी, लेकिन कानपुर पहुंचने से पहले ही वो युद्ध करते हुए शहीद हो गई। विद्रोह और उसके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया। भारतीय उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये बात शायद एक किताब के पन्नों पर छप पाई हो। जो वीर सावरकर थे, उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक से जो पुस्तक लिखी, उसमें इस 1857 के गदर का उल्लेख किया गया और उन्होंने सबसे पहले इस संग्राम को या इस युद्ध को, जो सामंतवादी युद्ध है और सशस्त्र विद्रोह भी कहा जाता है, इसे उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम नाम दिया। हाँ, स्वाधीनता संग्राम के चिन्ह शुरुआती रूप में थे, लेकिन इस संघर्ष ने एक नई चेतना दी और ये संभावना दी कि भविष्य में भी अंग्रेज़ों को बाहर किया जा सकता है, हम संगठित हो सकते हैं, एक देश के लिए लड़ा जा सकता है। तो अगर हम इसको इस नज़रिए से देखेंगे तो अवश्य कहेंगे कि ये पहला भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को भी झकझोर दिया। उन्होंने दमन अवश्य कर लिया, लेकिन उन्हें अपनी कमियों और अपनी खामियों और अपनी नीतियों का एहसास हो गया। इस बात की खबर ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश की महारानी तक गई और उन्होंने ये निर्णय लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त कर दिया जाए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो विजित किए गए क्षेत्र हैं उसे अपने सीधे हाथों में ले लिया। यानी अब हम 1858 से जो भारतीय के राज्य क्षेत्र हैं वो ब्रिटेन की संसद के अधीन हो गए, ब्रिटेन की महारानी के अधीन हो गए और वहाँ से नेतृत्व किया जाने लगा। जिस भारतीय सेना ने बगावत की विद्रोह की शुरुआत की, उसे भी नए सिरे से संगठित किया गया और उसे बहुत अधिक जवाबदेह अंग्रेज़ों के प्रति या ब्रिटेन की महारानी के प्रति बनाया गया। अब हम देखते हैं कि इस दौर में अन्य क्या बदलाव हुए, किस तरह से पश्चिमी शिक्षा का भारत पर प्रभाव पड़ा, किस तरह के बदलाव आए सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सुधारवादी आंदोलन किस तरह से कार्य करने लगे, इन सब को हम देखते हैं। तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की जो वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। कहने का मतलब कि यूरोपीय क्षेत्र में जो तकनीक में परिवर्तन आए और जिसने वहाँ औद्योगिकीकरण को जन्म दिया और हम अपने यहाँ जो कुटीर उद्योग या हाथों से जो काम करने की प्रवृत्ति थी उसमें क्वालिटी थी यानी गुणवत्ता थी, लेकिन कहीं ना कहीं अधिक लागत और समय अधिक देना श्रम साध्य था। तो ये एक टकराहट शुरुआत हुई, वो आगे भी बढ़ती चली गई। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ और पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग ने दी।
शुरुआत में ये वर्ग पश्चिमी चीज़ों के प्रति प्रशंसा का भाव रखने लगा। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खिन्न होकर के बहुत से हिंदुओं ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया, उसका प्रचार प्रसार करने में मदद की। बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे उत्साही नवयुवकों ने, जिनमें राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने इन चीज़ों से यानी ईसाई धर्म से प्रभावित होते हुए भी इसको स्वीकार नहीं किया, बल्कि हिंदू धर्म की जो कमियां थी और जिसमें बदलाव की जो आवश्यकता थी उसको महसूस करते हुए ब्रह्म समाज की स्थापना की और समाज सुधारवादी आंदोलनों की आधारशिला रखी। उनके बाद उनके अनुयायी केशव चंद्र ने उसे लगभग उस संस्था को ईसाई रूप दे दिया, यानी नए प्रगतिवादी सोच को अधिक बढ़ावा दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का काफ़ी प्रभाव पड़ा, लेकिन ये यानी धार्मिक रूप से उभर कर संस्था नहीं आई और कुछ वर्ग तक ही सीमित रहा। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी प्रवृत्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के का जो कठोर सामाजिक ढांचा था उसके प्रति असंतोष उभर रहा था। हिंदू धर्म में जो वर्णवाद है, जो वर्ण व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था है और जो जटिल से जटिलतर होती चली गई थी, उसके प्रति असंतोष था। बहुत सी रूढ़ियाँ और परंपराओं ने भी समाज में हम कह सकते हैं कि एक षड्यंत्र पैदा कर दी थी, उसके प्रति भी लोगों में अवसर उभरने लगे थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दयानंद सरस्वती ने एक महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। इस आंदोलन ने जो गुजरात और महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से उभर कर आगे बढ़ा था, पंजाब के क्षेत्र में अधिक प्रभाव उत्पन्न किया। ये आर्य समाज आंदोलन था और जिसका नारा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का अर्थ ये है कि हम वैदिक कालीन जो नियम कानून है, जो स्थितियां हैं, उसका हमें फिर से अध्ययन करना चाहिए और एक नए परिवेश के अनुरूप उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। और उनका जो प्रचार प्रसार हुआ वो पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू मध्यवर्ग पर अधिक प्रभाव पड़ा। एक ऐसा भी समय आया जब सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से एक क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया गया। इसमें स्त्रियों की स्थिति का में सुधार करने पर जोर दिया गया। दलित जातियों का स्तर ऊंचा उठाने पर भी इस पर काम किया गया, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था या जातीय व्यवस्था जिसमें अछूत की समस्या है, तो इसका असर सबसे ज़्यादा दलित जातियों पर पड़ रहा था। यानी दलित जातियां बहुत बुरी तरह से प्रभावित थीं और इसलिए इन नए आंदोलनों, नए समाज की स्थापनाओं ने और खासकर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था ने और ईसाई धर्म ने उन्हें अधिक अवसर उपलब्ध कराए। लगभग स्वामी दयानंद के समय ही बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा। वे थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनका जन्म 18 फरवरी 1836 में हुआ और मृत्यु उनकी 16 अगस्त 1886 में। लगभग 50 वर्ष की आयु उन्होंने जी। वे सीधे साधे विद्वान नहीं पर धर्मप्राण व्यक्ति थे, एक धर्मप्राण व्यक्ति थे। समाज सुधार में उनकी विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन समाज के हित के बारे में सोचते थे। जब बंगाल में अकाल पड़ा और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद हिमालय की यात्रा पर जाने की अनुमति लेने लगे, तब उन्होंने उन्हें विशेष रूप से कहा कि आप जो समाज में जो ये कठिन स्थितियां हैं और लोग बड़ी ही दीन अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं, आप उनके लिए काम करें। तो इससे हम कह सकते हैं कि समाज सुधारक ना होते हुए समाज के हित के बारे में वो सोचते थे। वे मूलतः संत परंपरा से आते थे। वे मुख्यतः धार्मिक थे और बहुत ही उदार व्यक्ति। आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्व ज्ञानियों से भी मिले। यानी उन्होंने हिंदू सनातन धर्म के जो विचारधारा है, दर्शन है, उसके बारे में भी अध्ययन किया, जानकारी हासिल की और साथ ही साथ उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म को भी जानने की कोशिश की। उनमें से कुछ लोग रामकृष्ण के साथ भी रहे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। अलग अलग क्षेत्रों से बहुत दूर दूर से विद्वान लोग उनके आश्रम में आने लगे और उनसे विचार विमर्श करने लगे।
धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ने का, सूत्रों को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में लिया, यानी उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको भी अपनाने का प्रयास किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो सांप्रदायिकता के विरोधी थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की ओर जाते हैं और आधुनिक जीवन के संदर्भ में उन्हें समझना कठिन था, फिर भी वे भारत के बहुरंगी सांचे के अनुरूप थे, यानी भारत में जो विविधता है उसके अनुरूप थे। उनमें समन्वय का उन्होंने प्रयास किया। बहुत से लोग जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा उनकी जीवन कथा से प्रभावित हुए हैं। इस वर्ग में जो रोम्या रोला थे, फ्रांसीसी लेखक हैं, वो नाटककार हैं। उन्हें सन 1915 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने रोम्या रोला ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनके प्रमुख शिष्य विवेकानंद पर जीवनी लिखी हुई है, यानी हम कह सकते हैं कि परमहंस जी को समझने और समझाने का श्रेय रोम्या रोला को जाता है। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, यानी उस संस्था की स्थापना की जिसमें नए विचारों का समावेश किया गया, प्राचीनता और नवीनता का समावेश था। उसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। विवेकानंद के पास अतीत का, यानी जो हमारा इतिहास है उसका आधार था और उन्हें भारत की जो विरासत है उस पर गर्व था, क्योंकि वो धर्म और दर्शन को समझते थे। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आज मनाते हैं और 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ हावड़ा में उनका ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया था। बहुत ही कम उम्र में, लगभग 39 ईयर की उम्र में ही वो इस संसार से विदा हो गए। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो हम समझते हैं उनको कि फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत ही आधुनिक था और वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक तरह से सेतु अर्थात पुल का काम करते थे। यानी जितना उन्हें अपने भारतीय धर्म और दर्शन के ज्ञान था उतना ही ये नवीन विचारों से भी प्रभावित और प्रेरित थे। वे बंगला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे, यानी उन्हें बंगला भाषा और अंग्रेजी दोनों पर उनका अधिकार था। बंगला गद्य और ललित कविता के लेखक भी थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी, रोबीले, शालीन और गरिमावान। उनमें भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी। 1893 में शिकागो में जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया, उसमें भाग लिया। अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक का समय बिताया। उन्होंने वहाँ पर सनातन धर्म पर व्याख्यान दिया। यूरोप की यात्रा, एथेंस, कुस्तुनतुनिया तक की यात्रा, मिस्र, चीन और जापान की भी उन्होंने यात्रा की और सभी जगह उन्होंने अपने व्याख्यान दे करके भारतीय धर्म दर्शन को दुनिया के मानचित्र में पुनः स्थापित किया। जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता था उसके लिए उसे और उसके संदेश को भूलना कठिन हो जाता था। खुद उन पर भी पश्चिमी देशों की यात्रा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वे अंग्रेज़ों की लगनशीलता, अमेरिकी लोगों की जो जीवंतता है और समभाव के प्रशंसक थे और इसी भाव से प्रेरित होकर के, या कह सकते हैं कि जब उन्हें संस्था में बोलने का अवसर दिया गया, उन्हें सिर्फ 2 मिनट बोलने का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने जब शुरुआत की कि अमेरिकी भाइयों और बहनों, यानी एक ब्रदरहुड, एक भाईचारे की भावना का जो उनका वाक्य से उनकी जो भाषण की शुरुआत हुई, वहाँ के जन समुदाय ने वहाँ के सुनने वालों को इतना प्रभावित किया कि वो फिर सुनते ही रहे। वो 2 मिनट से भी अधिक, बहुत अधिक, काफ़ी समय तक वो बोलते चले गए। उन्होंने वहाँ वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। यानी भारतीय जो दर्शन में अनेक विचारधाराएं हैं, तो वेदांत में अद्वैत वेदांत भी है, यानी जहाँ पर हम ईश्वर यानी परमात्मा और आत्मा, जहाँ द्वैत की बात होती है, उसके बाद जो जब हम आत्मा को परमात्मा का ही अंश मान लेते हैं और सबसे श्रेष्ठ एक ही ईश्वर है, एक वो परमेश्वर है जिसे हम एकेश्वरवाद कहा जाता है, जो उपनिषद का दर्शन है, इस पर उन्होंने व्याख्यान दिया। और ये दर्शन, एकेश्वरवाद का दर्शन, कहीं ना कहीं हमें इस्लाम और ईसाईयत दोनों का जो दर्शन है उसके बराबर खड़ा करता है।
जो बाहरी तौर पर अक्सर ये होता है कि हम मूर्ति पूजक या बहुदेववादी नज़र आते हैं, लेकिन हमारा मूल स्रोत भी एकेश्वरवाद है। एक ही परमात्मा जिसे हम ब्रह्म के कहते हैं उस पर केंद्रित है। तो इसकी उन्होंने विशद व्याख्या की। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए। यानी जो वर्ण व्यवस्था को जब धर्म से जोड़ दिया जाता है तो हमें उसकी खामियों का प्रभाव अपने समाज पर दिखाई देता है, और जब हम वर्ण व्यवस्था को एक सामाजिक व्यवस्था मान लें, उसे धर्म नहीं माने, तो हम वर्ण व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं, उसे शुद्ध कर सकते हैं। सामाजिक संगठनों को समय के परिवर्तन के साथ बदलना चाहिए। विवेकानंद जी ने कर्मकांड के जो निरर्थक तत्व हैं उसकी भी उन्होंने निंदा की, और विशेषकर ऊंची जातियों के द्वारा जो छुआछूत की जाती है, जो अपने ही समुदाय और इस समाज के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश होती है, उसका भी उन्होंने आलोचना की। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कहीं, लेकिन जिस एक बात पर उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर बल दिया वह थी कि अभय रहो, बिना किसी भय के आगे बढ़ो, निडर रहो। उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता, आपकी कमजोरी। हर दुर्बलता से बचो, हर तरह की कमजोरी से बचो, क्योंकि कमजोरी, जब हम आत्महीन हो जाएंगे और अपने आत्मविश्वास को खो देंगे तो वह मृत्यु के समान है दुर्बलता। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज़ जो तुम्हें शारीरिक और बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हमें कमज़ोर बनाती है तो हमें उसे त्याग देना चाहिए, उसे जहर के समान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं हो सकता। सत्य कभी हमें कमज़ोर नहीं बना सकता है, क्योंकि सत्य तो हमें मजबूत बनाता है। सत्य पवित्रता है, सर्व ज्ञान है। अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा। यानी उनका ये मानना था कि हम अंधविश्वासी ना रहें, और हम किसी ईश्वर या किसी धर्म को जब मानते हैं तो वहाँ पर अगर हम परंपरा या अंधविश्वास को बढ़ावा देंगे तो उससे बेहतर है कि हम नास्तिक हो जाएं, क्योंकि वहाँ जीवंतता है, वहाँ हम बुद्धि से काम लेंगे, वहाँ हम विवेक शक्ति से काम लेंगे, और इसलिए हम अपने आप को पतन से बचा सकते हैं। इसलिए विवेकानंद ने भारत के दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक अपने विचारों की गर्जना की। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को खपा दिया, यानी लगा दिया, और 4 जुलाई सन 1902 में 1939 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। विवेकानंद के ही समकालीन थे रविंद्रनाथ टैगोर, किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। टैगोर परिवार 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में आगे बढ़कर भाग लिया। यानी केवल रविन्द्रनाथ टैगोर ही नहीं, उनके परिवार का हर सदस्य किसी न किसी रूप में समाज में योगदान दे रहा था। एक लेखक, साहित्यकार और राजनेता के रूप में, कलाकार के रूप में, यानी बंगाल में इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत अधिक प्रभाव रहा है वहाँ के आंदोलनों में भी। उस परिवार में आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे लोग थे। रविंद्रनाथ जी का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था, और उनकी मृत्यु 6 अगस्त 1941 में हुई। वे एक श्रेष्ठ कलाकार और थे, लेखक थे, नाटककार थे। रविंद्रनाथ का स्थान इन सब में सबसे ऊंचा है। हम कह सकते हैं कि वो राजनीतिज्ञ तो नहीं थे, किंतु वे संवेदनशील और भारतीय जनता में की स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी वो अपने दायरे से बाहर निकलते थे और ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देते थे या ब्रिटिश सरकार को अपनी बात रखते थे, चिट्ठियाँ भी लिखते थे। और आपको पता होना चाहिए कि जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके विरोध स्वरूप उन्हें जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर की उपाधि दी गई थी वो उन्होंने उसे लौटा दी, ये खिताब लौटा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में जो रचनात्मक कार्य उन्होंने खामोशी से आरंभ किया। सन 1901 के आसपास उन्होंने कलकत्ता से दूर शांति निकेतन की स्थापना की, यानी एक छोटा सा विद्यालय स्थापित किया। बच्चों को वो पढ़ाते थे। बाद में वही विश्वविद्यालय, वही कॉलेज 1921 में विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। आज भी वहाँ अध्ययन अध्यापन का काम होता है।
भारतीय मानस पर उसका प्रभाव पड़ा, विशेषकर एक के बाद एक आने वाली नई पीढ़ियों पर बेहद रहा। वे भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे, यानी भारत में राष्ट्रीय विचारधारा के साथ साथ एक जो मानवतावादी दृष्टिकोण है, एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, जो विश्व बंधुत्व की भावना है, उसको बढ़ावा देने वाले व्यक्तित्व थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास और उसके लिए काम करने के कारण वे भारत के संदेश को दूसरे देशों में ले जाते रहे और उनके संदेश अपने लोगों के लिए लाते रहे। फिर भी उनके पैर दृढ़तापूर्वक भारत की धरती पर जमे हुए थे और उनका मस्तिष्क उपनिषदों के ज्ञान से ओतप्रोत था। घोर व्यक्तिवादी होने के बावजूद भी रूसी क्रांति की महान उपलब्धियों के वो प्रशंसक भी थे, यानी दुनिया में हो रही जो क्रांतियां हैं, बदलाव हैं, उसकी जो अच्छाइयां हैं, उनसे भी वो प्रेरित हुए और उनकी प्रशंसा की और वो उम्मीद करते थे कि भारतीय परिवेश में इस तरह की घटनाएं हों। विशेषकर शिक्षा के प्रसार, संस्कृति, स्वास्थ्य और समानता की चेतना के प्रशंसक थे वो, जो यूरोपीय समुदाय की विशेषता थी, या यूं कहें कि जो उनकी ताकत बनकर उभर रही थी। वो चाहते थे कि यह बदलाव हिंदुस्तान में भी हो। टैगोर ने भारत की उसी तरह सेवा की है जिस तरह की दूसरे स्तर पर गांधी जी ने की। उन्होंने लोगों को एक सीमा तक इस बात के लिए विवश किया कि वे अपने विचारों के संकीर्ण, जो एक नैरो माइंड है, उसके घेरे से बाहर निकल कर के मानवता को प्रभावित करने वाले व्यापक प्रश्नों पर ध्यान दें। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी शुरुआती 2 दशकों में टैगोर और गांधी निस्संदेह भारत के 2 विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी समानताओं और विषमताओं, यानी जो समानताएं हैं और जो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि 2 व्यक्ति अपनी बनावट, अपनी संरचना, अपने स्वभाव में अलग अलग हैं, फिर भी उनके दोनों के उद्देश्य एक हैं। टैगोर एक संभ्रांत कलाकार थे, एक संभ्रांत परिवार से आते थे। सर्वहारा वर्ग के प्रति उनके मन में सहानुभूति थी, वो लोकतंत्रवादी थे। और दूसरी तरफ गांधी जी जनता के आदमी थे, भारतीय किसान का साकार रूप थे। वे भारतीय प्राचीन परंपरा के प्रतिनिधि थे। एक परंपरा संन्यास और त्याग की थी। टैगोर मूलतः विचारक थे, चिंतक थे, लेखक थे, और गांधी अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे, यानी वो उन सिद्धांतों को, उन विचारों को कार्य रूप में परिणत करते थे। वो स्वयं आगे बढ़ कर के उन चीज़ों का प्रयोग करते थे जो उनके सिद्धांत में था, जो उनके विचार में था, और दोनों की दृष्टि अपने अपने ढंग से विश्व दृष्टि थी। गांधी जी ने अपना कर्म क्षेत्र प्रारंभ में, आप जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका को बनाया, जो भारतीय भूभाग से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, और इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान आकर के हिंदुस्तान में भी उन्हीं प्रयोगों को दोहराया और आगे बढ़े, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे जो एक दूसरे के पूरक थे। अपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग, जो मिडिल क्लास है, उसकी आस्था को बढ़ाने में अन्य विदेशी लोगों का भी योगदान रहा है। इनमें एक है श्रीमती एनी बेसेंट, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, वो उसकी अध्यक्ष भी रहीं। इस सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था, लेकिन साथ ही उसके पीछे सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि। उन्होंने यहाँ होम रूल आंदोलन भी चलाया, होम रूल लीग आंदोलन, यानी स्वशासन के लिए भी आंदोलन चलाया। उन्होंने भारत को अपनी भूमि माना और भारत की आज़ादी के लिए, भारत के विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया। एनी बेसेंट का भी योगदान अविस्मरणीय माना जाएगा। उदीयमान यानी उभरते हुए मध्य वर्ग का झुकाव राजनीतिक था। वे किसी धर्म की तलाश में नहीं, उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार चाहिए था, कुछ ऐसा जो उनमें आत्मविश्वास पैदा कर सके और जो निराशा की भावना है, जो अपमान का बोध है, उसे कम करता हो। उनके भीतर विदेशी जीत और शासन ने जो पैदा कर दिया था। हर देश में राष्ट्रीयता के विकास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। यानी हम किसी भी विचारधारा को जब आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं
तो अक्सर हम उसकी जड़ें अतीत में तलाशते हैं, हम वहाँ खोज करते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है और हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ सब भारतीयों की साझी विरासत है। हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों तथा अन्य लोगों की भी उन्हीं के पूर्वजों ने इस देश की संस्कृति का निर्माण किया है। बाद में दूसरे मतों में धर्म परिवर्तन कर लेने के कारण इस विरासत से हम वंचित नहीं हो जाते। ये विरासत हमारी सभी की साझी है, भले ही हमारे अब रास्ते अलग अलग हो रहे हों। प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला, इतिहास ने हमें कुछ सांत्वना प्रदान की और यानी हमें इसने एकजुटता प्रदान की। इन चीज़ों ने राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और अन्य लोगों ने नए विचारधारात्मक आंदोलन चलाए। एक और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को समृद्ध किया और उसका रसपान किया। दूसरी ओर उनके मानस में भारतीय प्राचीन मनीषियों और सूरवीरों के विचार, उनके कार्यों, उनकी प्राचीन कथाओं गाथाओं में उनका बचपन बीता था, जिसे उन्होंने आत्मसात किया था। तो यानी वो भारतीय धर्म और दर्शन और अंग्रेजी साहित्य यानी पश्चिमी दर्शन और साहित्य से इन दोनों का संगम हुआ इन महान मनीषियों में, और उन्होंने इन चीज़ों को समझा और भारत की जनता तक अपनी बात को पहुंचाने का काम किया। इसमें से बहुत सी बातें मुसलमान जनता में भी समान रूप से प्रचलित थीं। वे लोग परंपराओं से भली भांति परिचित थे, लेकिन धीरे धीरे विशेष रूप से उच्च वर्ग के मुसलमानों द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनके लिए इन अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ना उचित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस्लाम के जो सिद्धांत या कहिए इस्लाम के जो व्यवहारिक सिद्धांत है जिसे राजनीति ने आगे बढ़ाया था, जिसमें कहीं ना कहीं कट्टरता का अभाव था, उसके कारण से वो इन चीज़ों से दूर हो जाते थे। उन्हें ये लगता था कि ये इन चीज़ों को बढ़ावा देना इस्लाम की भावना के विरुद्ध होगा। उन्होंने अपनी कौमी बुनियाद दूसरी जगह तलाश की और इस कारण से कहीं न कहीं इन आंदोलनों से वो धीरे धीरे छिटकते चले गए और इसका नुकसान उन्हें भी हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ उत्साही युवा थे जिन्होंने मुसलमानों को एक नई चेतना दी, नई वैज्ञानिक सोच और तरक्की और एजुकेशन देने का काम किया। गदर के बाद के मुसलमान इस असमंजस में थे। गदर मीन्स 1857 का विद्रोह, कि वो किस ओर मुड़े, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1857 के विद्रोह में उन्हें ऐसा लगता है कि जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में अधिक दमन किया, अधिक क्रूरता से उन्हें दबाया, और जिसके कारण से उन्हें मुसलमानों को नुकसान हुआ। तो जो नया मध्य वर्ग और बुर्जुआ वर्ग पैदा हो रहा था, उन्हें उनके विचारों में धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के प्रति नीति में परिवर्तन होने लगा, जिसमें इसी में अभी हमने चर्चा की है कि किस तरह से उत्तर भारत में जो इस्लाम जो मुसलमान शासक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का अधिक विरोध किया और उन्हें लगता था कि हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत होनी चाहिए, क्योंकि शासन में वही लोग थे। तो स्वाभाविक है कि अंग्रेज़ों की टकराहट इन्हीं लोगों से ज़्यादा हुई और इसलिए दमन का शिकार भी यही अधिक प्रारंभ में यही अधिक हुए। तो उन्होंने कहीं न कहीं अपनी जो नीति है उसमें परिवर्तन किया और वो अंग्रेज़ों के पक्षधर होने लगे। ब्रिटिश सरकार की जो ने भी संतुलन की नीति अपनाई और ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जो मुसलमानों को उनके साथ जोड़ने का काम कर सकें। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कहीं न कहीं जो आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हुआ, इसकी नींव भी यहीं से पड़ने लगती है। इस प्रक्रिया में सर सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने मुसलमानों के हितों में काम तो किया, साथ ही साथ कहीं न कहीं जो हिंदुस्तान के बंटवारे की जो बीज हैं वो भी उन्होंने बोने का काम किया। उन्हें इस बात पर भरोसा था कि ब्रिटिश सत्ता से सहयोग करके ही वो मुसलमानों को ऊपर उठा सकते हैं। वो इस बात के लिए बहुत अधिक उत्सुक थे कि ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर लें। वो यानी सर सैयद अहमद खां, जिनका जन्म 1817 में हुआ और उनकी मृत्यु 1898 में हुई थी। उन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो वो चाहते थे कि ये जो मुसलमान हैं वो आधुनिक तकनीकी से, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से परिचित हों, जबकि मुस्लिम तबका अधिकांशतः अपनी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था जिसमें धार्मिक शिक्षा अधिक है उससे अधिक चिपका रहता है, इसलिए उसमें नई गुणों, नई चेतना का विकास नहीं हो सक रहा था। लेकिन सर सैयद अहमद खां चूँकि कंपनी में एक लिपिक के रूप में भर्ती हुए, बाद में
सब मजिस्ट्रेट भी हुए, तो वो इन चीज़ों से वाकिफ़ थे और इसलिए वो चाहते थे कि वो अपनी मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समाज के लोगों के हित में, उनकी शिक्षा व्यवस्था के हित में काम कर सकें। इसलिए आधुनिक विचारों, वैज्ञानिक विचारों के साथ इस्लाम का मेल बैठाना चाहते थे। वह नई ढंग की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। और जिस दौर में नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, वो एक अंग्रेज वो ह्यूम ने की थी, लेकिन धीरे धीरे उस पर कहीं ना कहीं वर्चस्व हिंदूवादी नेताओं या हिंदू संगठनों का बढ़ गया और सर सैयद अहमद खां को ये लगता था कि कांग्रेस पार्टी हिंदूवादी पार्टी है और इसलिए इनके ही विचारों से प्रेरित होकर बाद में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की और उद्देश्य यही था कि वो इस भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की योग्य और उपयोगी प्रजा बना सकें, यानी नई एजुकेशन व्यवस्था से परिचित करा सकें और अंग्रेज़ी शासन के का विरोध करके नहीं, बल्कि उनके साथ वो जुड़ करके और उनसे मदद लें और आगे बढ़ें और अपने समाज का वो हित कर सकें और अंग्रेज़ी सत्ता के प्रति वफादार रहें। वे किसी रूप में हिंदू विरोधी या सांप्रदायिक दृष्टि से अलगाववादी तो नहीं थे। उन्होंने कहा है कि याद रखो, हिंदू और मुसलमान ये शब्द सिर्फ धार्मिक अंतर बताने के लिए हैं, वरना सब लोग, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान हों, यहाँ तक कि ईसाई भी, जो भी इस देश में रह रहा है, वे सब एक ही राष्ट्र के लोग हैं। वे सब एक ही राष्ट्र के लोग हैं। सर सैयद अहमद खां का प्रभाव मुसलमानों में उच्च वर्ग के कुछ लोगों तक सीमित था। उन्होंने शहरी या देहाती आम जनता से संपर्क नहीं किया, यानी वहाँ तक वो नहीं पहुँच सके। सर सैयद के योग्य और उल्लेखनीय सहयोगी भी थे। उनके साथ काम किया उन्होंने। मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हो गई, उनका दिमाग राजनीतिक आंदोलन से हट गया। एक मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, उसमें नौकरियों और दूसरे पेशों में उभरते हुए मध्य वर्ग ने में मुसलमानों को आकर्षित किया। यह बात ध्यान देने की है कि गदर अर्थात 1857 के आंदोलन के समय भारतीय मुसलमानों में जितने विशिष्ट लोग थे, जिनमें सर सैयद अहमद भी शामिल थे, 1857 के विद्रोह में वो खुद भी प्रभावित हुए थे। उनके परिवार के लोग भी मारे गए थे और उनकी माताजी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई थी। वैसे वो हिंदुस्तान से बाहर भी जाना चाहते थे, मिस्र की, वो यहाँ से हटना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें काफ़ी सुविधाएं ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने से स्वीकार नहीं की। फिर उन्हें लगा कि क्यों ना वो, अगर वो यहाँ इस देश से चले जाएंगे तो जो उनकी कौम है, उनकी जाति है, वो हमेशा पीछे ही रह जाएगी। और उन्होंने फिर ये निश्चय किया कि यहीं रह करके वो नई शिक्षा व्यवस्था है, जो पश्चिमी शिक्षा है, उससे अपने समाज के हित में वो योगदान दे। सन 1912 में मुस्लिम दिमाग के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय साल रहा। इस दौर में उर्दू में अल हिलाल और अंग्रेज़ी में द कॉमरेड समाचार पत्र निकलने लगे और अल हिलाल का आरंभ अबुल कलाम आज़ाद, जो उस समय कांग्रेस के सभापति थे, लगभग सन 1923 के आसपास। ये 24 वर्ष के प्रतिभाशाली नवयुवक थे, जो 15-20 वर्ष की आयु में ही अरबी और फ़ारसी का इन्होंने गहन अध्ययन किया और प्रसिद्धि हासिल की। उन्होंने बाहर की इस्लामी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल की और अनेक सुधारवादी आंदोलनों के बारे में जो उस समय चल रहे थे, उससे वो जुड़े रहे। उन्होंने धर्म ग्रंथों की व्याख्या बुद्धिजीवी दृष्टिकोण से, बुद्धिवादी दृष्टिकोण से की। वे इस्लामी देशों में किसी भी अन्य भारतीय मुसलमान की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध हुए। यानी जो एक इस्लाम का जो परंपरागत नज़रिया है, परंपरागत जो व्याख्या है, उससे बढ़कर उन्होंने नए विचारों और चेतना से उस पर व्याख्याएँ की। उनका दृष्टिकोण अधिक उदार और तर्कसंगत था, लॉजिकल था। इस कारण वे पुराने नेताओं के सामंती, संकीर्ण और धार्मिकता और अलगाववादी दृष्टिकोण से दूर थे। इस दृष्टिकोण के कारण वो पूर्णतः भारतीय थे, राष्ट्रवादी थे। अबुल कलाम आज़ाद जब देश का विभाजन हुआ तो उसके सख्त विरोधी थे। वो चाहते थे कि इस एक ही सरजमी पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से रहें, मिलजुल करके रहें, लेकिन उनका यह स्वप्न पूरा नहीं हो सका। आज़ाद की शैली में उत्तेजना और तेजस्विता थी। फारसी पृष्ठभूमि के कारण कुछ कठिन प्रतीत होती है। नए विचारों के लिए उन्होंने नई शब्दावली का प्रयोग किया, उर्दू भाषा जैसी चीज़ों का उन्होंने उपयोग किया।
मध्ययुगीन पंडिताऊपन, 18वीं शताब्दी की तार्किकता और आधुनिक दृष्टिकोण, इन सब चीज़ों का विचित्र मेल था उनमें, उनके विचारों में। अलीगढ़ कॉलेज में जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, सर सैयद अहमद खां से उनका बहुत संबंध था। अलीगढ़ कॉलेज की परंपरा अलग थी और राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से वे रूढ़िवादी थी। अपने विद्यार्थियों के सामने वे मुख्य लक्ष्य रखते थे, वह था निचले दर्जे की सरकारी नौकरी में प्रवेश करना। यानी वो चाहते थे कि अंग्रेजी, ये पहले भी हमने इसकी व्याख्या कर दी है, कि वो अंग्रेजी सत्ता के साथ जुड़े रहें, अंग्रेजी सरकार से लाभान्वित हों और वो सरकार के समर्थक रहें, और इसलिए राष्ट्रवाद और विद्रोह के लिए वहाँ कोई गुंजाइश नहीं थी। अलीगढ़ कॉलेज का समुदाय नए मुसलमानों और बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था। कभी कभी प्रकट रूप से अपने अधिकार पर्दे के पीछे से लगभग हर मुस्लिम आंदोलन को प्रभावित करता था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुई, वो उन्हीं के प्रयासों से हुई। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, बांग्लादेश की आधुनिक राजधानी। अबुल कलाम आज़ाद ने इस पुरातनपंथी और राष्ट्र विरोधी भावना के गढ़ में हमला किया। यह काम उन्होंने ऐसे विचारों के साथ किया जिन्होंने अलीगढ़ परंपरा की जड़ ही खुद डाली। यानी एक युवा लेखक, एक पत्रकार जो एक बुद्धिजीवी समुदाय में उन्होंने सनसनी फैला दी, एक नई सोच के साथ वो आए। तिलक और गोखले, नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, अब ये प्रौढ़ हो रही थी, इसमें नए ढंग का नेतृत्व सामने आ रहा था और वैचारिक मतभेद भी उभर कर आने लगे थे। क्योंकि आप देखेंगे कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद से इस आंदोलन को लेकर के जो एक आक्रामक रुख अपनाया एक वर्ग ने, एक वर्ग अंग्रेज़ों के का समर्थक बना रहा या उनसे विरोध नहीं करना चाहता था। तो कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो धाराओं में विभाजित हो जाती है 1907 में। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे, अंग्रेज़ों के आदेशों की अवहेलना करना। बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग के विद्यार्थी और युवा लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन उभर करके आया, आप को जानकर आश्चर्य होगा कि 1911-12 में ब्रिटिश हुकूमत को बंगाल विभाजन वापस लेना पड़ा, जिसे आज हम पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ये विभाजन अंग्रेज़ों ने 1905 में किया था, बाद में ये वापस लिया गया, लेकिन वो कहीं न कहीं जो बंटवारा था वो आज़ादी के बाद वो कहीं न कहीं उसने प्रभाव डाला। उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर कर आए इस आंदोलन में, लेकिन इसके सच्चे प्रतीक थे महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक और दूसरे गोपाल कृष्ण गोखले। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे, संघर्ष अब अनिवार्य था। इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता थे, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें उस समय राष्ट्रपिता समझा जाता था, वो अपना जो रिटायरमेंट का जीवन जी रहे थे, वो वापस आए मुख्यधारा में, क्योंकि नेतृत्व की बहुत अधिक आवश्यकता थी। उन्होंने अपने स्टडी से, अपने अध्ययन से ये देश को बताया कि किस तरह से अंग्रेज़ी की जो आर्थिक नीतियां हैं वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं, और यहाँ की जो वेल्थ है यानी धन है वो किस तरह से ब्रिटेन की ओर जा रहा है, जो हमारा व्यापार संतुलन है वो किस तरह से बिगड़ा हुआ है और अंग्रेज़ों के पक्ष में है। ये दादा भाई नौरोजी ने बताया था। बचाव थोड़े ही दिन के लिए हुआ और 1907 में संघर्ष फिर हुआ, जिसमें पुराने उदार दल की जीत हुई। यानी जो गरम दल और नरम दल में विभाजन कांग्रेस का हुआ, जिसमें जो मुख्य कांग्रेस थी वो उदार दल के नेतृत्व में आगे बढ़ी। बाद में आगे चल कर के दूसरे दशक में यानी 1916 में दोनों समुदाय में यानी दोनों वर्ग में, उदार दल और गरम दल दोनों में फिर एकता स्थापित हुई और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक नए स्वरूप में आगे बढ़ती है बाद में। इसमें संदेह नहीं है कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक और उनके समुदाय के पक्ष में थी। कांग्रेस का महत्व काफ़ी कुछ इस दौर में, यानी ये है 20वीं सदी का पहला दशक, घट गया था और बंगाल में भी हिंसक गतिविधियां सामने आ रही थी। अर्थात जो बंगाल विभाजन का विरोध था वो बहुत ही मुखर था, हिंसक भी हुआ, उसे शांतिपूर्ण भी बनाए रखने का प्रयास किया गया और बंगाल के जो दोनों धड़ों ने एक दूसरे को राखी बांध करके एकता स्थापित करने का काम किया। तो इस वीडियो के इस टॉपिक में हमने जो लिया है, आपका 2 पार्ट में ये वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आप पहला पार्ट पढ़ कर के ही यहाँ तक आप आए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अंतिम दौर 2,
जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ती है, उसकी व्याख्या करेंगे।